हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुबह वाली क्लास में जो है इसके पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और अन्य जो आर्टिकल्स थे उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था सुबह वाली क्लास में। आज शाम वाली क्लास में जो है मैं आपको जो है यहाँ से पीएम गति शक्ति पहल से मैं शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमें आप लोग यहाँ पे अपने फीडबैक जरूर दिया करिए, साथ साथ लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो उसमें फीडबैक टेलीग्राम पे भी और प्लीज़ यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत तो ज़रूर आप लोग कमेंट किया करिए कि क्या चीज़ें यहाँ पे लाई जानी चाहिए, ठीक है। वैसे जो है मैं ये मैगज़ीन कंटिन्यू ही रखूँगा किसी भी कंडीशन में, चाहे जो है कोई भी कुछ भी हो तो, लेकिन जो है आप प्लीज़ सपोर्ट करेंगे तो हमें जो है मोटिवेशन फैक्टर मिलेगा। मैं आपको जो है यहाँ पे पीएम गति शक्ति पहल से शुरू कर रहा हूँ और आज हम ज़्यादा आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें जो है मैगज़ीन को ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं पीएम गति शक्ति पहल के बारे में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो हाल ही में जो है पीएम गति शक्ति पहल ने अपनी शुरुआत के 2 वर्ष पूरी कर लिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2021 में हुई थी, ठीक है। वनडे एग्जाम्स जो देते हैं उनको डायरेक्ट यही पूछ देता है कि जो भी योजनाएं होती हैं, जो पहले होती हैं, ठीक है, जो परियोजनाएं होती हैं उनके सन को बारे में पूछ देता है, किस सन में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है पीएम गति शक्ति पहल जो है वो अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो 2 साल इसने पूरे कर लिए अपनी शुरुआत के। तो पीएम गति शक्ति योजना के बारे में जानते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना है क्या। तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ये क्या है? राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्र हैं उनके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और संरचना का निर्माण करना है। मतलब क्या है कि कनेक्टिविटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अन्य शहरों से एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसलिए इसमें क्या है कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि जो रक्षा डिफेंस गलियारा हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स हो, ठीक, साथ साथ उनके बीच में जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ठीक, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हों। इन सारी चीज़ों को क्या करें कि इनको इस सभी चीज़ों के माध्यम से क्या करें कि सभी क्षेत्रों को, विभिन्न जो आर्थिक क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक्स जोन है, साथ साथ क्या है कि जो हमारे बिग सिटीज़ हैं, ठीक है, जो बड़े महानगर हैं उनको अन्य महानगरों से उनके जो सप्लाई और चेन में सब बढ़ोतरी के लिए उनको क्या करना है, आपस में एक दूसरे से जोड़ करके ऐसे क्लस्टर का निर्माण करना है जहाँ क्या हो कि कई सारी आर्थिक गतिविधियों को एक साथ जो है चलाई जा सके। यही इसकी योजना का उद्देश्य है और इसी के बारे में है, ठीक है। इसका उद्देश्य आप जान सकते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि इसमें टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करके इसका विकास करना है, ठीक है। इसमें इसके लिए एक एकीकृत इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया गया है। रेलवे, सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को इस पोर्टल से जोड़ा गया है, ठीक है। तो प्राइमरी फोकस इस योजना का क्या है कि इसमें अभी योजनाएं डायरेक्ट पूछता है यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी ही छोड़िए, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में या वनडे एग्जाम्स में भी योजनाओं से सवाल होता है, तो आपको पूरा पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि प्राइमरी फोकस क्या है इस योजना के बारे में, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है कि मुख्य ध्यान रणनीतिक योजना, वित्त के नवाचार तरीकों, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, साथ साथ क्या है योजनाओं को संचालित करने की जो प्रक्रियाएं हैं उसको तेजी लाने पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। दायरा क्या है, इसके तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाइपलाइन जो की गई थी, इसके तहत 7 इंजन भी शामिल होते हैं, जैसे क्या सड़क हो, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो, मास ट्रांसपोर्टेशन हो, जलमार्ग हो और लॉजिस्टिक अवसंरचना हो। इसमें जो 7 इंजन इसके शामिल होते हैं, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति के जो है इसके तहत 2025 तक क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो वो आपको ध्यान देना है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ा करके 2 लाख किलोमीटर कर देना है, जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है। रेलवे की जो माल ढुलाई की क्षमता है, ठीक है, ये फ्रेट का जो यहाँ पे होता है ना कैपेसिटी, ठीक, उसमें क्या है कि 1600 मिलियन मीट्रिक टन करना है उसको, ठीक। 220 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना है, नए 200 नए हवाई अड्डे या हेलीपोर्ट को बनाना है, ठीक है। कुल जो कार्गो क्षमता है उसको बढ़ा करके ये क्या करना है, हमें 1759 करना है मिलीमीटर, एमएमटी है ना शायद, एमएमटी का मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाकर 225 गीगावाट करना है कि सब 2025 तक, ठीक। और कुल 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उसको कनेक्ट करना है किसके माध्यम से, भारत नेट परियोजना के माध्यम से, ठीक है। गैस पाइपलाइनों का निर्माण करना है, फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना है और कुल 3450 किलोमीटर पाइपलाइन जो है इसका निर्माण करना है। ये पीएम गति शक्ति के साथ जो है 2025 तक का निर्धारित लक्ष्य है। और आप समझिए यूपीएससी के GS3 का मेंस का जो सिलेबस देखेंगे उसमें GS3 में, तो उसमें डायरेक्ट लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम ये जो है इसके बारे में लिखा होगा, ठीक है। रेलवे का दिया है, रोड्स दिया है, पोर्ट्स दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, डायरेक्ट सिलेबस में लिखा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फिट हो सकती हैं, ठीक है।
तो गति शक्ति के समय जो भी पहल उसका प्रभाव क्या होगा कि लागत में कमी आएगी। मतलब यह है कि बेहतर अवसंरचना से क्या होगी, लॉजिस्टिक की लागत में कमी आ जाएगी, आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन है उसमें सुधार होगा, और जो भारत के जो स्थानीय उत्पाद है, जैसे मान लीजिए भदोही का कालीन हो गया, ठीक, ऐसे मान लीजिए कि अनेक जो स्थानीय स्तर पे उत्पाद होते हैं, वैसे ही मतलब मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो जैसे बस्तर जो छत्तीसगढ़ के इलाके, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं तो विश्व के अनेक देशों में। तो वो क्या होगा कि उन अनेक देशों में जिसको उत्पाद हमारे जाएंगे स्थानीय उत्पाद, और विश्व के अनेक जो उत्पादों से क्या होगी प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, ठीक है। सभी की परियोजनाओं के लिए क्या है कि एनओसी का डिजिटलीकरण कर देगा। अब एनओसी के लिए हमें कार्यालय का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है उसके प्राप्त करने के लिए हमें कार्यालयों का ऑफिसों का चक्कर लगाना नहीं है, हमें जो है डिजिटलीकरण इसके कर देने से क्या हुआ है कि डिजिटल माध्यम से हम जो इसको प्राप्त कर सकते हैं। कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी इस पहल के माध्यम से, ठीक। जो मतलब इसमें जानते हैं कि जो अवसंरचना परियोजना उसके लिए स्वीकृति देने की जो अवधि है 3 से 4 महीने होती थी, अब उसको 1 माह कर दिया गया है। सूचना की उपलब्धता में वृद्धि होगी कनेक्टिविटी योजनाओं से, ठीक। अभी क्या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तंत्र विकसित होगा जिससे बाधा रहित परिवहन कनेक्टिविटी जो है इसको सुधरेगा, और यात्रा में जो दूरी हो जाएगी उसका भी बिल्कुल कम होगी, ठीक है। जैसे अनेक सारे कैसे कि जैसे मान लिया अवसंरचना के माध्यम से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है ना वो हमारी सुधरेगी, जैसे रेलवे, सड़क, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर, गैस पाइपलाइन, इन सारी सुविधाओं से क्या होगा कि बहुत सारी जो है कनेक्टिविटी हमारी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। जैसे भारतीय रेलवे, मेट्रो ट्रेन, RRTS जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अंतर्राज्यीय बसें, बस रैपिड ट्रांजिट, ये सारे जो एकीकृत जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म होंगे वो विकसित किए जा रहे हैं। अभी हम इसके बारे में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति पहल के संबंध में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, ठीक है। चुनौतियां क्या है उस आगे की राह देखते हैं। तो चुनौतियां ये हैं कि अवसंरचना संबंधित जो चुनौतियां, मान लीजिए भूमि अधिग्रहण का सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी परियोजना होती है तो उसमें सबसे बड़ी मंजूरी क्या होती है, भूमि अधिग्रहण, ठीक है। पर्यावरण का मंजूरी देना माने इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होना, और जो प्रभावित समुदाय होंगे उनके लिए पुनर्वास और मुआवजा का प्रावधान करना, ये सारा चुनौतीपूर्ण जो है कार्य अभी भी बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। फाइनेंस संबंधी बाधाएं हैं, निजी बैंक क्या करते हैं, इन जो परियोजनाएं होती है इसको ऋण देने से वो कतराते हैं, तो क्योंकि उन्हें जो है ऋण को है NPA बनने का खतरा होता है। तो अभी क्या है कि राज्यों के पास भी वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं बचे हैं कोविड-19 के बाद, तो क्या है कि फाइनेंस संबंधी बाधाएं तो हैं। केंद्र राज्य के बीच में समन्वय की जो है समस्या है। क्या है कि बहुत सारे जगह, जैसे मान लीजिए जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पे तो बिल्कुल कार्य स्पष्ट तरीके से हो नहीं पा रहे हैं, जवाबदेही स्पष्ट है नहीं, ठीक है। कई सारे प्राधिकरण इसमें शामिल है, तो विवाद हो सकता है, क्योंकि क्या है कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए समन्वय बनाने का तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। अवसंरचना के विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच में संतुलन स्थापित करना एक बड़ी समस्या है, ये बात आप भी जानते होंगे। तो हमें करना क्या चाहिए, तो हमें बेहतर भूमि उपयोग की योजना को बनाना चाहिए। जैसे करना क्या चाहिए कि जो नई भूमि अधिग्रहण करने के बजाय जो क्षरण वाली भूमि होगी उसको उपयोग लायक बना देना चाहिए, ठीक है। जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है, रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करना चाहिए भूमि की पहचान के लिए। कौशल विकास हमें करना चाहिए। अब जो भी पद्धतियां हैं, इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं और नई अवसंरचना प्रौद्योगिकी हैं उस पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ठीक है। अवसंरचना के लिए छात्रों को जो है इंटर्नशिप और रोजगार के प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाना चाहिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए जिससे क्या होगा, क्रियान्वयन और दक्षता सुधार होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज होंगी उसमें क्षमताओं का इस्तेमाल हो पाएगा। केंद्र राज्य सहयोग से क्या होगा कि जो विवाद और संघर्ष होंगे उसको हल करने के लिए तंत्र बन जाएगा। सामुदायिक प्रभाव आकलन, यानी कि जो कम्युनिटी जो भी प्रभावित हो रही हैं उन पे जो सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहा है उसका आकलन बेहतरीन तरीके से करके उनके मुआवजा देना चाहिए स्थानीय समुदायों को। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें विकसित करना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमें जो है अनेक देशों से अनेक अच्छी तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। जैसे क्या है कि मजबूत परिवहन नेटवर्क और दक्ष रेल प्रणालियों के जर्मनी और जापान की जो है विशेषज्ञता के लिए मदद हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जानते हैं, अब यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि पीएम गति शक्ति के 6 स्तंभ हैं इसके पहल के। इसमें पहल के 6 स्तंभ को ध्यान देना है कि कंप्रहेंसिव क्या है कि अलग अलग मंत्रालयों को सभी भावी पहलों को एकीकृत कर देना है। प्रायोरिटाइजेशन, इसमें क्या है कि सभी परियोजनाओं को सभी अलग अलग क्षेत्र के परियोजनाओं का करना है मिला करके इससे प्राथमिकता देना है। ऑप्टिमाइजेशन, इसमें करना क्या है कि जो प्रमुख कमियां हैं उसको पहचान करने के बाद संशोधन या विस्तार करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों की सहायता करना है। सिंक्रोनाइजेशन यानी समन्वय के लिए करना है कि हमें जो भी कार्य है विभागों के मध्य कार्य है उसमें तालमेल बिठाना है ताकि विलंब ना हो सके और योजनाएं टले ना, ठीक है। विश्लेषण, इसमें GIS आधारित जो है स्थानिक नियोजन और विश्लेषणात्मक टूल की सहायता से जो भी डेटा होगा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना इसका मूल उद्देश्य है। डायनामिक्स, इसमें क्या है कि विभागों के मास्टर प्लान में सुधार अपडेट के लिए महत्वपूर्ण उपायों को तलाशना है। ये सारे जो है इसके 6 स्तंभ है, ठीक है। ये पीएम गति शक्ति योजना के बारे में हमने अच्छे तरीके से सब कुछ देख लिया। अब इसी का एक सब पार्ट है, अब उसमें आता है कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यही अभी क्या है कि न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि मोदी ने इसको जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए शुरुआत की थी, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन का, तो ये न्यूज में रहा था। तो इसमें समझेंगे कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है क्या,
ठीक है, इसका एक प्रोजेक्ट का भाग ये गति शक्ति के अंतर्गत आता है, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ही जो है ये आता है। तो हाल ही में क्या हुआ कि भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत हुई। इसके तहत क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, ध्यान देना है आपको, साहिबाबाद से दुहाई डिपो 17 किलोमीटर के लिए नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन का क्या हुआ, संचालन शुरू हुआ। ठीक है, तो ये क्या है कि जो एनसीआर रीजन है, जो यानी दिल्ली के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ, इन सब एनसीआर रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में जो है जो क्षेत्रीय केंद्र हैं, बहुत सारे जो क्षेत्रीय केंद्र, उसके लिए क्या है, नई समर्पित, उसी के लिए सिर्फ हाई स्पीड वाली, हाई जो कैपेसिटी वाली एक आरामदायक रेल यात्री परिवहन सेवा है। ये क्या करेगी, ये जो है शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत के प्रयासों का क्या करेंगे, ये हिस्सा है। इसकी अभी इसमें क्या है कि जो रेलगाड़ियों की गति क्या है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि जो है ये क्या कर सकती है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है ये ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि यह मेट्रो और भारतीय रेलवे से कैसे अलग है। हम ये पहले समझते हैं कि जो आरआरटीएस है ये कैसे अलग है, कि जो मेट्रो की तुलना में आरआरटीएस में बहुत कम स्टेशन होते हैं, ट्रेन की गति अधिक होती है, तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सेवा देता है। ठीक, अब ये पारंपरिक जो ट्रेडिशनल रेलवे सिस्टम है उसकी मुकाबले में क्या है कि आरआरटीएस एक डेडिकेटेड मार्ग पर चलती है। ठीक, ये कम समय में टू द पॉइंट क्षेत्रीय परिवहन सुविधा देती है। ठीक है, तो इसलिए जो यह अलग है ट्रेन से। ठीक है, अब इसका विकास का जिम्मा किसको सौंपा गया है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, ठीक है, एनसीआरटीसी को सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इसका विकास का सौंपा गया है जिम्मा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो आप आरआरटीएस का चरण प्रथम और आरआरटीएस का चरण द्वितीय देखिएगा। आरआरटीएस का प्रथम चरण में क्या है, ये देखिए अलवर है, ठीक है, गाजियाबाद मेरठ है, और ये पानीपत है। इसको क्या किया गया कि इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब जो ग्रीन वाला जो है इसमें क्या है कि इसमें सेकंड चरण में इन सब चीज़ों को जो है जोड़ दिया जाएगा, सारे जो है क्षेत्र हैं। ठीक, तो जो अभी जिसको जिम्मा सौंपा गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। तो एनसीआरटीसी क्या है, ये केंद्र सरकार तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, दिल्ली देखिए याद रखिएगा, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान और यूपी, यानी 3 राज्य और एक यूटी, दिल्ली यूटी है मतलब यूनियन टेरिटरी है वो। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना कि 3 राज्यों को और एक यूटी और केंद्र सरकार, ये इसकी क्या है, एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। 2013 में इसको स्थापित किया गया था। किसके अंतर्गत, इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें, ये क्या करती है, ये इसका उद्देश्य ये था कि जो एनसीआर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लागू करना है। अब क्या करते हैं इसका, जो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि भारत सरकार से 4 मनोनीत निदेशक डायरेक्टर होते हैं, और कौन अध्यक्ष होता है, शहरी कार्य विभाग का जो सचिव होता है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये एनसीआरटीसी का जो है संरचना है। तो अभी इसका जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इससे क्या होगी, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि मिलेगी। जो इससे निर्माण हो जाएगा तो यात्रा में समय में कमी आएगी, तो क्षेत्र की जो समग्र आर्थिक उत्पादकता होगी उसमें क्या होगा, वृद्धि आएगी, बूम करेगा वो। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास होगा, एक गहन आर्थिक एकीकरण होगा, जिससे क्या होगा कि संतुलित विकास हो जाएगा बेहतर कनेक्टिविटी से। ठीक है, बेहतर पहुंच होगी, आवागमन तेजी होगा, लोग अच्छे तरीके से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी, यात्री के किराया में और समय में बचत होगी, जीवन की गुणवत्ता में इससे सुधार हो जाएगा, कम उत्सर्जन होगा। ठीक है, इस परिवहन साधन से कम उत्सर्जन का कार्बन उत्सर्जन होगा। इससे क्या होगा कि प्रदूषण में कमी आएगी, सड़कों पर भीड़ जो है इसको कम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि भी बहुत सारे विकास में चुनौतियां हैं। कौन सी चुनौतियां हैं उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला आती है फाइनेंस की समस्या। फाइनेंस समस्या क्या होती है कि अधिक मात्रा में अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। इन सारी रेलवे के जो नेटवर्क होते हैं इस पर सार्वजनिक बजट का जो बोझ होता है वो बढ़ जाता है। पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं क्या होती हैं कि इसके लिए जो है निर्माण कार्य क्या कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में तत्काल रूप से एनसीआर में जो वायु प्रदूषण की समस्या काफ़ी गंभीर होती है, निर्माण कार्य होगा तो इससे और अधिक बढ़ेगी। ध्वनि प्रदूषण बढ़ावा देगा, आसपास के घरों में कंपन का खतरा बढ़ जाएगा। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में चुनौतियां क्या हैं कि इसमें इंजीनियरिंग चुनौतियां शामिल हैं, सुरंग बनाना, पुल निर्माण और रेल लाइनों का मार्ग के अनुरूप सही से बिछाना जो है इसमें शामिल होता है। ऐसे में आगे क्या हमें कर सकते हैं वो देखिए। तो इसमें यह है कि इसको धूल के निर्माण के दौरान धूल को कम करने के लिए कास्टिंग यार्ड का और जल पंपों की व्यवस्था करनी चाहिए। और मार्ग के अलग अलग बिंदुओं पर वायु निगरानी उपकरण लगाना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण को कम कर सकें। यह सुनिश्चित करना है कि जो आरआरटीएस है उसका डिजाइन क्या हो कि शहरी योजना के लक्ष्य, पर्यावरणीय संधारणीयता और मौजूदा परिवहन नेटवर्क को क्या हो, आपस में जोड़ने के लिए हो। इसके डिजाइन को पीएम गति शक्ति जो अपने ऊपर पढ़ा इसके अनुरूप विकसित करने की जरूरत है। और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का यहाँ पे उपयोग होना चाहिए, जैसे क्या है जो ट्रेन नियंत्रण प्रणाली हो गया, संचार नेटवर्क हो गया, किराया संग्रह हो गया। ये सारी टेक्नोलॉजी से हम क्या होगा कि हमें सुचारू और सुविधाजनक संचालन में मदद मिल सकेगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे आर्टिकल पे। इसका इसी
पीएम जो गति शक्ति मास्टर प्लान, उसी के तहत दूसरा भी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है डीएफसीज है, ये न्यूज़ में क्यों रहे, ठीक, ये बात आता है। अक्टूबर 2023 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोड का निर्माण पूरा हो गया, ठीक है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो उसका निर्माण पूरा हो गया। तो हम लोग जानते हैं ईस्टर्न जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, ठीक है। पहले हम जानते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न और अन्य जो है सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जानते हैं इसमें कि यह क्या होता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यह होता है कि एक प्रकार का रेलवे का कॉरिडोर होता है, ठीक है। रेलवे का कॉरिडोर होता है जिसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार क्या है कि एक रेलवे का जो कॉरिडोर है, इसमें क्या होता है, इसे वस्तुओं और अन्य जो है कमोडिटी के लिए तीव्र और दक्ष परिवहन के लिए बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, अब यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेलवे का कॉरिडोर है, ठीक है, ये रेलवे का कॉरिडोर है, ठीक। अब ये देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जो वस्तु होंगी और सेवाएं होंगी और कमोडिटीज़ होंगी, उसके लिए क्या होगा कि एकदम हाई स्पीड की तीव्र और दक्ष परिवहन के लिए इसको बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो उच्च ढुलाई क्षमता जो है ये हमारा संभव हो पाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के रेलवे नेटवर्क पर जो है माल ढुलाई यातायात को जो है यात्री वाला जो यातायात है उसको अलग कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो रेलवे नेटवर्क में भीड़ भाड़, जैसे मान लीजिए क्या होता था कि अभी देखिए कि अभी आप देखेंगे स्टेशन पे कि एक तरफ मालगाड़ी भी आ रही, एक तरफ से सवारी गाड़ी भी आती थी उसी रूट से। तो होता क्या था कि अभी बीच में सरकार ने ये कर दिया था कि जो है सवारी गाड़ी पर जो है क्या करना है कि हमें जो मालगाड़ी होती हैं उनको प्राथमिकता देनी है। तो मालगाड़ी निकल जाती थी, इसके बाद जो है यात्री गाड़ी निकलती थी। तो ये इससे होता क्या था कि डिले होता था, यात्रियों को भी डिले होता था और साथ साथ जो है मालगाड़ी और जो माल ढुलाई की सेवाएं होती थी उसको भी जो है यहाँ पे डिले होता था। तो ऐसे में इसका उद्देश्य इसलिए बनाया गया था, इसके लिए निर्माण किया जा रहा है कि जो भी यात्री गाड़ी है और जो माल की ढुलाई का जो कॉरिडोर है उसको अलग अलग कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि दोनों जो है जो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी और साथ साथ जो है दोनों को एक तरह से दक्ष और तीव्र जो है यहाँ पे एक रूट मिल जाएगा जिससे वो अपने गंतव्य पे जो है आसानी से पहुँच सकेंगी, ठीक है। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कार्यान्वयन एजेंसी क्या कौन है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो निर्माण करने के लिए जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। इसका 2006 में गठन किया गया था। ये रेलवे मंत्रालय की जो है उद्यम है पूर्ण स्वामित्व वाली, ठीक है। ये क्या करती है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसके निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए, संचालन के लिए जो है इसका उत्तरदायी है। तो इससे अभी जानते हैं कि इसका प्रोजेक्ट का मैप देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट का मैप देखिए, इसमें अभी देखेंगे ना कि अभी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ईस्टर्न का था, पूर्वी वाला, ठीक है। तो पूर्वी डेड फ्रेट कॉरिडोर था, कहाँ से था, आप देखिए यहाँ पे साहिनवाल से निकल के और एकदम लास्ट यहाँ DDU तक जा रहा है। देखिए ये इसका निर्माण पूरा हो गया है, ठीक है। अभी ये खड़गपुर तक भी बढ़ा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया था, ठीक है। अभी ये क्या है कि इसका ये आप देख लीजिए, डाटा देख लीजिएगा इसका। और पश्चिमी जो डेड फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे दादरी से देख लीजिए, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है मुंबई तक जा रहा है, ठीक है। तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा फाइनेंस यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये बात अभी बहुत सारे नए जो है ये फ्रेट कॉरिडोर जो है प्रस्तावित किए गए हैं। तो DFCs का महत्व क्या है कि क्षमता में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा कि क्षमता में वृद्धि होगी। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होंगे मौजूदा रेल मार्गों पर यातायात के बोझ को कम करेगा, सवारियों के आवागमन में सुधार हो जाएगा और ये क्या करेगा कि जो माल ढुलाई की सेवाएं होंगी उसकी बढ़ती मांग को भी इससे पूरा कर पाएगा, ठीक है। अभी लागत में कमी आएगी, किसकी, माल की ढुलाई में, जिससे क्या होगा कि जो वस्तुओं के मूल्य कम रखने में मदद मिलेगी और महंगाई में कमी आएगी। माल की ढुलाई में कम समय लगेगा, ईंधन की खपत भी कम होगी और प्रति ट्रेन माल वाहन की क्षमता में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी तेज़ी से जो है सब चीज़ें पहुँच जा सकेंगी और संरचना में सुधार आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सुधार आएगा। रेल मार्गों का विद्युतीकरण और नई रेल बिछाना है, इसमें क्या है कि बहुत सारी जो है आधुनिक सिग्नल लगाना, ये सब चीज़ें क्या है कि अवसंरचना में सुधार करेगी। इसका पर्यावरणीय लाभ भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से क्या होगा कि जो ढुलाई वस्तुओं की ढुलाई सड़क मार्ग से होती थी वो क्या होगी, अधिकतर रेल मार्ग से होने लगेगी। तो क्या होगा कि भीड़ भाड़ कम होगी, यातायात संबंधी ग्रीन हाउस जो गैस का उत्सर्जन है वो उससे कमी आएगी, सभी क्षेत्रों का समान विकास भी हो पाएगा। इससे क्या है कि जो है जो कम विकसित क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं जो है अभी अधिक विकसित हो जाएंगे और जो है कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड हो जाएंगे सब चीज़ों से, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो फाइनेंस की और वित्त की सोर्स की परियोजनाएं काफ़ी बड़ी हैं और फाइनेंस में देरी से परियोजनाओं को पूरा होने में लागत में जो है वृद्धि होगी और अधिक समय भी लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए इससे निपटना बहुत जरूरी है। तकनीकी चुनौतियाँ हैं कि बहुत सारे क्या हैं कि अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ होगा, कहीं झील हो गई, कहीं नदियाँ हो गई। इसके लिए क्या है, परियोजना के विकास, पुलों और सुरंगों का निर्माण क्या करता है, परियोजनाओं का सुरक्षा और मानकों के अनुरूप काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जो मौजूदा नेटवर्क है उसके साथ एकीकरण करना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। बाजार की मांग और उपयोग के अनुसार जो है इसमें क्या करना है कि जो होता क्या है कि इससे भी ये जो समर्पित गलियारे उसकी उपयोगिता क्या होती है, प्रभावित होती है।
ऐसे में हमें करना क्या है कि मौजूदा नेटवर्क से क्या करना चाहिए, हमें इस दक्षता से एकीकरण करना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय रेलवे के नेटवर्क और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके बीच में एक इंटरचेंज कनेक्टिंग पॉइंट को बेहतर बनाना है। भूमि अधिग्रहण जो है उसके लिए भी क्या करना चाहिए, उचित मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको तेजी लाना चाहिए। बहुत सारे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार का विश्लेषण और मांग का पूर्वानुमान करके जो है ये सब सारे जो है इनका विकास करना और इनका आकलन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा जो था पीएम गति शक्ति वाला वो खत्म हो गया। अब लोग अपने आते हैं 6वें वाले आर्टिकल पे। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये न्यूज में क्यों रहा कि इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, किसकी, सीईए की। ये क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के लिए क्या है, भारत में बहुत सारी नई चुनौतियां दे दिया, सीधे चुनौतियों से बात कर रहा है। पर इसके बारे में हम समझते हैं कि ये है क्या, सीईए है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि यह है जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इसको गठित की गई सांविधिक संस्था है। आप जानते हैं एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही यूपीएससी कंफ्यूज करता है। सीईए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है, ये सांविधिक संस्था है। तो यही हमको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे गलत नहीं करना। हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। करता क्या है कि देश में जो है विद्युत जो क्षेत्र है उसके विकास को जो रेगुलेट करता है, निगरानी करता है। 24/7 विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। 14 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। जिसमें ये करता क्या है कि केंद्र सरकार को जो है राष्ट्रीय विद्युत नीति समेत मामलों पर सलाह देता है। मीटर लगाने की शर्तें भी यही निर्धारित करता है और व्यक्तियों के कौशल और जो है योजनाओं और परियोजनाओं को समय पूरा करने के लिए प्रोत्साहन और जो है सहायता यही उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसके समझ बहुत सारी चुनौतियां हैं। कौन सी चुनौतियां हैं वो देखते हैं। तो भारत में क्या है कि ऊर्जा संबंधी अवसंरचना का पूरा हो जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो भी ऊर्जा संबंधी जो अवसंरचनाएं थी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैसे पोल हो गया, जो विद्युत स्टेशंस थे, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है कि ये अधिक इनको अपग्रेड करना और इनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी जोखिम का बढ़ जाना, अभी आप जानते होंगे कि कुछ साल पहले ही मुंबई में पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी। कारण क्या था, वहाँ पे साइबर अटैक हुआ था चाइना की तरफ से। तो ये भी क्या है कि डिजिटलीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया। तो उसके लिए हमें निपटना बहुत जरूरी है। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण करना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या है कि जो है ये इसके बीच में संतुलन स्थापित करना और ग्रिड की स्थिरता को सुनिश्चित करना जो है इसके समझ सबसे बड़ी चुनौती यही निकल कर सामने आई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि होने से क्या है कि बिजली की वृद्धि में मांग होगी, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और ग्रिड स्तर पर जो भी प्रभाव पड़ेंगे उन सारी चुनौतियों को भी निपटना बहुत जरूरी है। डिसेंट्रलाइज विद्युत का जो उत्पादन होगा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का जो विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, ऐसे में क्या होगा कि इसके लिए जो है नए विनियामकीय फ्रेमवर्क और ग्रिड प्रबंधन रणनीति बनाने की जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में आगे की राह क्या करना चाहिए कि जो सीईए है उसको नवीन ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को खोज करना, उसे अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमान और रखरखाव जो है इन संबंधित योजनाओं को क्या करना चाहिए, एक मॉडल के रूप में लागू करना चाहिए, ताकि जो है इसके लिए जो है एक इसका पूर्वानुमान मॉडल लागू करना चाहिए और जागरूकता को बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ऊर्जा होगी वो कहीं ना कहीं बचेगी। ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम और सौर पंप जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में जन भागीदारी प्रोत्साहित होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जैसे अभी हाल के दिन में देखिए बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के साथ सहयोग किया गया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमें रीजनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो वैश्विक लेवल पर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारा सहयोग करके, सहयोग को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने विद्युत की दक्षता में जो सुधार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी, हमने देख लिया इसमें। तो प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको हाईलाइट कराया था कि यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या एक सांविधिक निकाय है, किसके अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। करता क्या है ये बस आपको ध्यान लीजिए। मीटर लगाने की शर्तें भी यही निर्धारित करता है। कौन, सेंट्रल विद्युत प्राधिकरण। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सांविधिक संस्था है, ध्यान बस इसी को देना है। ठीक है, बाकी चीज इसमें छोड़ देना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी देखना है फाइनेंस कौन कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है, किसको, पूर्वी वाले को, और पश्चिमी वाले को जापान जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है वो है। इसका काम क्या है इसको जान लेते हैं। ठीक, कौन इसको विनियमित करता है, DFCCIL करता है। बस यहाँ प्रीलिम्स के लिए यही जानना है। यहाँ देखिए NRCTC को देखना है, ये क्या है कि कंपनी है, किसके अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। ये क्या कहते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या करती है, मेंटेन करती है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। ठीक है, ये करती है। भारत नमो भारत रैपिड एक्सपांस शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक। प्रीलिम्स के लिए बस यही ध्यान देना है आपको। अब आपको ध्यान देना है पीएम गति शक्ति फल के जो 6 स्तंभ हैं, ठीक, इसके निर्धारित लक्ष्य हैं और पीएम गति शक्ति के 2 साल हुए थे। तो इसका ये है क्या, इसको बस आप जान लीजिए। आपका यहाँ से प्रीलिम्स के लिए चीज़ें खत्म रहेंगी, बाकी सब चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो हमेशा रहेंगी और आपको हमेशा के लिए इसको कम से कम देख ही लेना है। वीडियो बन भी रहेंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लिस्ट में देखिए सब चीज़ें आपको जो यहाँ पे बनी हुई है। और सुबह वाली क्लास के लिए जो है आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी हम आपको पूरा मैगजीन कराने वाले हैं। तो इसके लिए
काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे मैरिटाइम सेक्टर, सीधे सीधे GS 3 में यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है, तो मैरिटाइम सेक्टर से हम लोग शुरू करेंगे। और जो है कल हम लोग अपना इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट करके हम लोग सीधे सीधे सिक्योरिटीज़ और इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो वीडियोज़ कैसे लगी, फीडबैक अपने जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।